काली जुर्बा बहनों के जादुई सोने के बाल। अरे रूबी, ये लो जूस पी लो। मुझे पता है तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है। रोशन जी, मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। रूबी, तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो, तो ऐसी हालत में इस तरह लापरवाही करनी अच्छी बात नहीं होती। इसलिए ये लो, जल्दी से ये जूस पी लो। तभी रूबी की सास प्रेमलता कहती है, अरे बहू, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। इतना कहकर रोशन फटाफट से रूबी को जूस पिला देता है और ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और देखते ही देखते रूबी का 9वां महीना पूरा हो जाता है और रूबी 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा काली होती है। और उन्हें देखकर रोशन डॉक्टर से कहता है, अरे डॉक्टर साहब, क्या ये मेरी बेटियां हैं या फिर आपने हॉस्पिटल में किसी और बच्चों से मेरे बच्चे बदल दिया है? देखिए रोशन जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपकी ही बेटियां हैं और इन्हें आपकी पत्नी ने ही जन्म दिया है। लेकिन डॉक्टर, इन लोगों का रंग रूप हम लोगों से तो बिल्कुल अलग है, इसकी शक्ल भी हमसे नहीं मिलती। देखिए मिस्टर, इंसान का रंग रूप बनाना भगवान का काम होता है, हम इंसानों का नहीं। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटियों को देखकर रोशन और रूबी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी उसकी सास प्रेमलता भी उनकी शक्ल देखकर उनसे नफरत करने लगती है। हे भगवान, बहू, ये तूने कैसी लड़कियों को जन्म दिया है? इसकी तो शक्ल देखकर ही मुझे डर लग रहा है, जैसे किसी शैतान की बेटियां हो। इसलिए तुम तो इन्हें मुझसे दूर ही रखना। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? भले ही इनका रंग काला हो, लेकिन ये है तो हमारी ही बेटियां ना। नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हैं और मैं इन्हें अपनी बेटी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। और इस तरह से रोशन को अपनी दोनों बेटियों से जरा भी प्यार नहीं था, इसलिए ना तो वो कभी अपनी बेटियों को प्यार से गोद में लेता था और ना ही उन्हें कभी पिता का प्यार मिल पाता था। तभी ऐसे ही समय गुजरता रहता है और जैसे जैसे वो बच्चियां बड़ी होती रहती है, वैसे वैसे उनके दांत भी बाहर आने लगते हैं। और ये देखकर प्रेमलता कहती है, हे राम, इन मनहूसों की शक्ल क्या कम डरावनी थी जो अब इनके फावरे जैसे दांत भी बाहर आने लगे हैं। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये दोनों मेरे घर में पैदा हुई। और ऐसे ही समय बीतता रहता है और समय के साथ साथ रोशन की नफरत उन दोनों बच्चियों के लिए और भी बढ़ती जाती है। और इस बीच रूबी एक सुंदर से बेटे को भी जन्म देती है, जिसे देखकर रोशन बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशियाँ दिया करता था और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा भी किया करता था। तभी एक दिन, अरे माँ, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें देर हो रही है। अरे बेटा, मैं तो कब से तैयार खड़ी हूँ, मुझे कौन सा लाली लिपस्टिक लगानी है? तू तो बस अपनी पत्नी को बुला ले। रोशन जैसे ही रूबी को आवाज लगाता है, वैसे ही उसकी दोनों बेटियां उससे आकर कहती है, पिताजी, आप सब कहाँ जा रहे हैं? क्या हम भी आपके साथ चले? तुम दोनों चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ और खबरदार, तुमने कभी दोबारा बाहर जाने की बात की तो। उसी समय वहाँ पर रूबी आ जाती है और वो रोशन से कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? हमारी बच्चियाँ हमारे साथ बाहर क्यों नहीं जाएंगी? जब हम सब घर से बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये दोनों घर में अकेले रहकर क्या ही करेगी? इसलिए मैं फटाफट से इन दोनों को भी तैयार करके लाती हूँ, आप तब तक गाड़ी निकाल लीजिए। अच्छा फिर ठीक है, तुम अगर इन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहती हो तो फिर तुम अकेले ही चली जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। हाँ बहू, अगर ये दोनों हमारे साथ जाएगी तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी और मेरा पोता भी नहीं जाएगा। और इस तरह से अपने पति और सास के दबाव में आकर रूबी को उन लोगों की बात माननी ही पड़ती है और फिर वो अपनी दोनों बच्चियों को घर पर अकेला छोड़कर ही उनके साथ बाहर घूमने चली जाती है। जिसके बाद सबके जाने के बाद वे दोनों बच्चियां एक कमरे में बंद जोर जोर से रो रही होती है और कहती है, पायल, हमारे काले रंग की वजह से पिताजी और दादी माँ हमसे प्यार नहीं करती है। क्या हम इतने ज्यादा बुरे हैं? पता नहीं प्रेमा,
भगवान जी ने हमें ऐसा क्यों बनाया है? क्यों हर कोई काले रंग से इतनी नफरत करता है? पता नहीं, शायद अगर आज हम लोग गोरे होते तो पिताजी भी हमसे आज उसी तरह से प्यार करते जैसे वो हमारे छोटे भाई राहुल से करते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चियां रोते रोते सो जाती है और कुछ देर बाद उन्हें अपने सपनों में एक सुंदर सी परी दिखाई देती है जो अपने पंख फैलाए उनके सामने खड़ी होती है। अरे आप कौन हो और हम ये कहाँ आ गए? घबराओ मत बच्चियों, मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी दर्द भरी पुकार सुनकर आई हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए। क्या सच में? फिर तो आप हमें गोरा और सुंदर बना दीजिए जिससे हमें भी हमारे पिताजी का प्यार मिल सके। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने अंदर की सुंदरता को खुद पहचानो और अपनी जिंदगी में खुद से आगे बढ़ो। और इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ जिसकी मदद से तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर पाओगी। इसलिए आज से तुम्हारे ये लंबे काले बाल सोने के हो जाएंगे और तुम अपने इन बालों से जिस भी किसी चीज को छुओगी वो भी सोने का बन जाएगा, लेकिन सिर्फ वो ही चीजें जिसे तुम सोने का बनाना चाहती हो। इतना बोलकर वो परी अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और जब कुछ देर बाद वे दोनों बहनें नींद से उठती हैं, तो वो कहती है, क्या ये कोई सपना था? पायल, तुमने भी क्या वही परी वाला सपना देखा जो मैंने देखा है? हाँ प्रेमा, वो परी तो मेरे सपने में भी आई थी। कहीं उस परी की बात सच तो नहीं? चलो एक बार आजमा कर देखते हैं। इतना बोलकर पायल अपने पास रखे हुए एक किताब को उठाती है और उसे जैसे ही अपने बालों से लगाती है वैसे ही वो किताब सोने में बदल जाता है। ये देखकर पायल कहती है, इसका मतलब परी का दिया हुआ वो वरदान कोई सपना नहीं है। अब तो कितना मजा आएगा। जब ये बात पिताजी को पता चलेगी तो वो भी कितने खुश हो जाएंगे। इतना सोचकर वे दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और जब कुछ देर बाद सभी घर वाले वापस घर आ जाते हैं तो वो दोनों बच्चियां भागकर अपने पिताजी के पास जाती है। उसी समय रोशन कहता है, अरे कितना अच्छा दिन गुजरा था आज का, लेकिन घर आते ही इन दोनों ने अपनी मनहूस शक्ल दिखाकर पूरे दिन की बैंड बजा दी। अरे रोशन बेटा, अभी तो रूबी मंदिर गई हुई है और हमारे पास यही सही मौका है। चल इन दोनों को जंगल के किनारे वाले घर में छोड़ आते हैं और जब रूबी आएगी तो कह देंगे कि हमारे जाने के बाद वे दोनों घर छोड़कर चली गई। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी इन दोनों की शक्ल देखकर तंग आ चुका हूँ। इतना कहकर वे दोनों माँ बेटे मिलकर उन दोनों बच्चियों को जंगल के किनारे वाले घर में ले जाकर बंद कर देते हैं। और जब रूबी मंदिर से वापस आती है और कहती है, अरे पायल और प्रेमा, कहाँ हो मेरी बेटी? माँ, मेरी दोनों दीदी घर छोड़कर चली गई। हाँ रूबी, जब हमने घर आकर देखा तो उनके कमरों की दोनों खिड़कियाँ खुली हुई थी। लगता है वे दोनों खिड़की के रास्ते घर छोड़कर भाग गई है। पता नहीं कहाँ गई होगी दोनों। इतना कहकर रोशन रूबी को अपनी बातों में फंसा लेता है और वहीं वो दोनों बच्चियाँ उस घर में परे परे अब बड़ी हो जाती है और कई सालों के बाद मौका देखकर वे दोनों अपने घर छोड़कर भाग निकलती है। और वहीं रूबी को अभी तक अपनी बच्चियों के बारे में कोई खबर नहीं मिलती है। पायल, हमारे पास तो हमारे जादुई बाल है ना, इसकी मदद से हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ प्रेमा, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी हमने पिताजी की कैद में अपना पूरा बचपन गुजार दिया, लेकिन अब नहीं। ना तो उन्हें पहले हमारी कदर थी और ना ही अब होगी, इसलिए अब हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जिएंगे। इतना कहकर पायल और प्रेमा ने अपने जादुई बालों की मदद से अपने चेहरों पर खूब पैसे खर्च करके अपने चेहरे का रंग गोरा करवाया और डेंटिस्ट से दिखाकर अपने लंबे दांतों को भी छोटा करवा लिया, जिसके बाद वे दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। और फिर वे दोनों अपना एक बड़ा सा घर लेकर उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ पिताजी, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन बेटा, तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे?
अरे पिताजी, मुझे अपने दोस्तों के साथ एक नया बिजनेस शुरू करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन इन पैसों को जरा ध्यान से इस्तेमाल करना। इतना कहकर रोशन राहुल की हर एक नाजायज मांगों को पूरा किया करता था, जिसकी वजह से राहुल अपने पिता के पैसों को अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा दिया करता था और आए दिन वे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाया करता था। और ऐसे ही एक दिन रोशन अपने बेटे की वजह से कर्जे में पूरी तरीके से डूब जाता है और उसे अपना घर छोड़कर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और फिर एक दिन जब उसका पूरा परिवार मंदिर के बाहर बैठे भीख मांग रहा होता है, तभी वो देखता है कि दो सुंदर सी लड़कियां मंदिर के बाहर गरीबों को दान कर रही होती है। उसी समय जब उन दोनों की नजर अपने परिवार पर पड़ती है तो ये दोनों लड़कियां भागकर अपनी माँ के गले लग जाती है और फिर अपनी माँ को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद रूबी अपने दोनों बेटी को गले से लगा लेती है। और उस दिन रोशन और प्रेमलता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे दोनों हाथ जोड़कर पायल और प्रेमा से माफी मांगते हैं और फिर वो अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। ठंड में गरीब बहू की जादुई बर्फ की साड़ी। ये कहानी तारापुर में रहने वाली चंदा की है। चंदा तारापुर के ही एक छोटे से गांव में अपने पति धर्मेंद्र के साथ एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी और अपना घर चलाने के लिए वो जमींदार के घर पर खाना बनाने का काम किया करती थी और उसका पति भी गांव में रहकर ही मजदूरी किया करता था। और ऐसे ही वे लोग जैसे तैसे करके अपनी गरीबी में गुजारा कर रहे थे। दोनों ही पति पत्नी सुबह होते ही अपने अपने काम पर निकल जाया करते थे, लेकिन जिस जमींदार के घर पर चंदा काम किया करती थी, उस जमींदार की नीयत चंदा के प्रति कुछ ठीक नहीं था। वो हमेशा चंदा को काम करते समय घूरता रहता था और उसे ज्यादा से ज्यादा काम देकर उसे अपने घर पर ही रोकने की कोशिश किया करता था। ऐसे ही आज भी। साहब, मैंने सारा काम कर लिया है और आपने जो अलग से काम बताया था मैंने वो भी कर लिया है, तो अब मैं चलती हूँ। चंदा की ये बातें सुनकर जमींदार अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह, बला की खूबसूरत होने के साथ साथ ये चंदा काम में भी कितनी तेज है। अरे इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था। कहाँ उस गरीब धर्मेंद्र के चक्कर में फंस गई है। लेकिन इसे अपना बनाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना होगा। चंदा इतना कहकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है और चंदा जब भी अपना काम खत्म करके घर वापस आती थी तो वो सबसे पहले अपनी पालतू चिड़िया नैनी को कुछ खाने के लिए देती थी। नैनी चंदा को कुछ साल पहले ही एक पेड़ के नीचे जख्मी हालत में पड़ी हुई मिली थी और उसी दिन चंदा नैनी को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसकी खूब सेवा करती है। और उस दिन से नैनी चंदा के साथ ही उसके घर पर रहने लगती है। चंदा ने उसके लिए लकड़ियों का एक सुंदर सा पिंजरा भी बना दिया था, जिसमें नैनी बड़े ही आराम से रहा करती थी। और नैनी की खास बात ये थी कि वो भी इंसानों की तरह ही बात किया करती थी, इसलिए चंदा को उससे बातें करने में बहुत अच्छा लगता था। ये लो नैनी, अपना खाना खा लो। माफ करना, आज मुझे घर आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, साहब ने मुझे कुछ दूसरा काम भी बता दिया था, बस इसी वजह से मुझे घर आने में देर हो गई, इसलिए अब तुम जल्दी से अपना खाना खा लो। चंदा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में नैनी, तुम बहुत ही प्यारी हो और तुमसे बातें करके तो मैं अपनी सारी तकलीफों को भूल जाती हूँ। और ऐसे ही चंदा के दिन बीत रहे होते हैं, तभी सर्दियों का मौसम आ जाता है और तारापुर में तो सर्दियों के समय काफी बर्फबारी होती है, जिस वजह से चंदा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, सर्दियों का मौसम आने वाला है तो हमें उनसे पहले अपनी झोपड़ी की थोड़ी बहुत मरम्मत करवा लेनी चाहिए, वरना इस झोपड़ी के अंदर तो सर्दियाँ बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से यहाँ पर इतनी बर्फ भी तो पड़ रही है, कहीं उन बर्फ की वजह से हमारी झोपड़ी की छत न गिर जाए। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ चंदा, लेकिन घर की मरम्मत करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जितने भी पैसे हम कमाते हैं वो सारे पैसे तो घर के खर्चे में ही निकल जाते हैं, तो ऐसे में हम घर की मरम्मत कैसे करवाएंगे? आप उसकी चिंता मत करिए जी, मैं कल साहब से बात करके देखती हूँ, शायद वो हमें कुछ पैसे दे दे, फिर हम उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे।
और धीरे धीरे करके साहब के पैसे भी लौटा देंगे। ठीक है चंदा, जैसा तुम्हें सही लगे। इतना कहकर चंदा अगले दिन ही जमींदार से इस बारे में बात करती है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगती है। और चंदा की ये बातें सुनकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि जिस मौके का वो कब से इंतजार कर रहा था, आज उसे वो सुनहरा मौका मिलने वाला था। इसलिए वो कहता है, बताओ चंदा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं साहब, यही कुछ 50,000 रुपए। ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, मुझे मेरे पैसे सूद समेत वापस चाहिए, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना? ठीक है साहब। इतना कहकर चंदा जैसे ही वो पैसे लेकर अपने घर जा रही होती है, उसी समय जमींदार अपने किसी आदमी को भेजकर चंदा के हाथों से वो पैसे छीन कर लाने के लिए कह देता है। और ऐसा ही होता भी है। चंदा जब घर जा रही होती है, तभी जमींदार का वो आदमी आकर चंदा के हाथों से वो पैसे छीनकर भाग जाता है। चंदा काफी देर तक उसका पीछा करती है, लेकिन वह उसको नहीं पकड़ पाती। इसलिए वो रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी मुश्किल से तो मुझे ये पैसे मिले थे, अब मैं क्या करूंगी? और जमींदार साहब को उनके पैसे मैं कहां से ला कर दूंगी? मैं तो उन पैसों का कोई इस्तेमाल भी नहीं कर पाई हूँ। मुझे साहब को इस बारे में बताना होगा, शायद वो मेरी परेशानी को समझे और मुझे फिर से कुछ पैसे उधार दे दे। इतना कहकर चंदा रोती हुई जमींदार के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। साहब, अनर्थ हो गया। जो पैसे आपने मुझे दिए थे, वो पैसे मुझसे कोई चोर छीन कर ले गया। कृपया करके मुझ पर एक बार फिर उपकार कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत चुका दूंगी। अरे अरे चंदा, इस तरह रोते नहीं, इधर बैठो, तुम्हारे इस फूल से चेहरे पर ये आंसू शोभा नहीं देते। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे चंदा, तू अभी तक मेरी बातों को समझ नहीं पाई। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से ही समझाता हूँ। मैं मुझसे दोबारा से पैसे चाहिए ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा पैसे दूंगा और तुम्हारे पहले के पैसे को माफ भी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त साहब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ तुम्हें अपने पति गरीब धर्मेंद्र को छोड़कर मेरे पास आना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। तुझे तो पता ही है ना, मेरी पत्नी मुझे कुछ साल पहले ही छोड़कर जा चुकी है, तो उसकी जगह किसी को तो मेरे पास होना ही चाहिए ना। ये आप क्या कह रहे हो साहब? आप मेरी गरीबी का फायदा उठाना चाहते हो? एक शादीशुदा औरत से इस तरह की बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे, मैं तो आपको एक अच्छा और भला इंसान समझती थी, लेकिन आप तो एक नंबर के घटिया और मक्कार इंसान हो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मक्कार कह रही है? अरे तेरे जैसी 2 कौड़ी की औरत तो मैं अपने घर में खड़ा भी न होने दूं। चल निकल यहाँ से। तो आज के बाद दोबारा काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। जमींदार की बात सुनकर चंदा रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और उसे इस तरह से परेशान और उदास देखकर नैनी उससे पूछती है, क्या हुआ चंदा? आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? नैनी की बात सुनकर चंदा रोते हुए उसको सारी बातें बताती है। तभी नैनी कहती है, कोई बात नहीं चंदा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई और काम भी तो आता होगा ना, जिसे तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। हाँ, मुझे सिलाई का काम आता तो है। पहले मैं अपने घर पर वही किया करती थी, लेकिन जब से मेरी सिलाई मशीन खराब हुई है, तब से मैंने कभी वो काम नहीं किया है और न ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी मशीन को सही करवा पाऊँ। बस इतनी सी बात? तुम मुझे अभी अपनी मशीन निकाल कर दिखाओ, मैं तुम्हारी सिलाई मशीन को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है और मेरा कितने अच्छे से ख्याल भी रखा है, तो आज मदद करने की बारी मेरी है। तो दिखाओ अपनी सिलाई मशीन कहाँ है? इतना सुनकर चंदा अपनी पेटी में से अपनी पुरानी सी सिलाई मशीन को बाहर निकालती है। उसी समय नैनी उस सिलाई मशीन के ऊपर जाकर बैठ जाती है और उसके ऊपर अपनी चोंच से 3 बार मारती है और उसके ऐसा करते ही चंदा की सिलाई मशीन एकदम से चमक उठती है और एकदम से वो नई सिलाई मशीन जैसी दिखने लगती है। ये लो चंदा, आज से तुम्हारी ये सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन की तरह काम करेगी। तुम इससे अब कुछ भी सिल सकती हो, फिर चाहे वो बर्फी क्यों ना हो। क्या
बर्फ? हाँ बिल्कुल, तुम इसे एक बार इस्तेमाल करके देखो तो सही। नैनी की बात सुनकर चंदा फटाफट से बाहर से बहुत सारी बर्फ इकट्ठा करके ले आती है और उससे बर्फ की सारी सिलना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में वो बर्फ की सारी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे देखकर चंदा भी हैरान हो जाती है क्योंकि वो साड़ी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और हीरे के समान चमक रही होती है। चंदा, तुम एक बार इस साड़ी को पहनकर देखो, तुम्हें इसका असली जादू आप पता चलेगा। नैनी की बात सुनकर चंदा जैसे ही साड़ी पहनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बर्फ की साड़ी पहनकर भी चंदा को बहुत गर्माहट सा महसूस होता है और उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नैनी, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। अब मैं इसी तरह बर्फ की साड़ियों को बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। इस तरह चंदा बर्फ की साड़ियों को बनाकर उन्हें दुकानों पर बेचना शुरू कर देती है और उसकी बर्फ की अनोखी साड़ियों को देखकर हर कोई उससे ये साड़ियाँ खरीद लिया करता था और इसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी दिया करता था। ऐसे ही चंदा की अच्छी खासी कमाई होने लगती है और वह बहुत जल्द अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को एक पक्के मकान में बदल देती है और फिर अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।